नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में सुनिए विभिन्न तरह की आपदाएं और उनके प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पूर्व कार्यकारी निदेशक, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र के पूर्व निदेशक और वर्तमान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर संतोष कुमार से दिलीप झा की बातचीत। प्रोफेसर संतोष, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। अभी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, मानसून आने वाला है, लू की लहर चल रही है। कहने का मतलब एक तरह की आपदा का समय हो रहा है, साथ ही खुशी का भी। मानसून जो है हमारे देश के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम बात करते हैं आपदाओं की जो हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं और उनसे जुड़ी हुई प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां आम लोगों को करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम भारतवर्ष के लोग ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं कि एक समय में कई न कई आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप उत्तर की बात करें तो भूस्खलन की बात करते हैं, बरसात की बात करते हैं और भूकंप की बात करते हैं। अगर हमारे तटीय क्षेत्र पे आप चले जाएं तो सुनामी और साइक्लोन की बात करते हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो हीट वेव्स की बात बहुत ज्यादा हम करते हैं और खासकर ये चीज हमारे तटीय क्षेत्र के भी राज्यों में है। तो ये एक तरह से आपदाओं के संदर्भ में जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं वो हमारे देश में बड़े सामान्य असामान्य सी परिस्थितियों को पैदा करती रहती है। हम भारतवर्ष के लोग और हमारी संस्था, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार धीरे धीरे एक मुकाम पे पहुंची है कि जिसमें इसके प्रभाव को कम कर सके। वर्तमान में हमारा देश एक अलग विषम परिस्थिति से गुजर रहा था क्योंकि पड़ोसी मुल्क की जो अपनी कार्य करने की नीति होती है वो हमारे को कंडीसिव नहीं होता है। कभी टेररिस्ट का प्रभाव पड़ता है या और उससे हमारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है और इस कदम से मुझे लगता है कि एक संकेत और एक संवाद जो लेसन्स है उनके लिए बहुत जरूरी था कि आप कुछ भी करके निकल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वर्तमान में जो सरकार ने इस पे और हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे एयरफोर्स ने, हमारे जो नेवी के फोर्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्य को अंजाम दिया, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और जिस तरह से प्रिसीजन में आए, तो हमारे जो इसरो है वो भी सैटेलाइट की व्यवस्था से बहुत अच्छा इसका एक रिजल्ट दिया और जिसमें सभी साधुवाद के पात्र हैं और एक इससे भारतवासियों को एक कॉन्फिडेंस मिला है कि अगर इस तरह की कोई विषम परिस्थिति बॉर्डर के क्रॉस से कहीं कुछ आती है तो हम अपने आप को इसमें एक महफूज समझ सकते हैं क्योंकि हमारी ताकत इतनी अभी तक बन पाई है। तो एक पूरे परिचालन में अगर आप देखें जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें विषमताएं भी हैं और उसमें ग्रोथ भी है। विषमताओं को हम एक तरीके से प्लान कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को, और साथ ही साथ जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो एक अलग पाथ है। दोनों के पाथ के लिए जो हमें $1 ट्रिलियन जाना है तो इसमें इस व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात है कि हम आपदाओं का किस तरह से सामना करते हैं और उसके प्रभाव को कम करते हैं। जो एक्ट का जो प्रोविजन ही हमारे देश में हुआ 2001 में भूकंप के बाद, पहला राज्य जो है वो गुजरात, जो एक कंसीव किया और कई राष्ट्रों का अध्ययन किया कि हमें किस तरह की व्यवस्था चाहिए। जब व्यवस्था बन रही थी उस समय मैं विश्व बैंक में काम कर रहा था तो गुजरात सरकार के साथ काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ उस समय मैं उड़ीसा में भी था और आंध्र प्रदेश में भी। तो जो समीकरण बन रहे थे हमारे देश में एक व्यवस्था कायम करने के लिए वो बहुत बखूबी अंजाम दिया और उसके बाद निरंतर इसमें हम बढ़ते चले गए। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी व्यवस्था NDRF की व्यवस्था है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी। ये व्यवस्था पहले नहीं थी और इस व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बहुत लोग ये भी बात होती है, चर्चा होती है, जब विशेषज्ञ बैठते हैं तो केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होती, व्यवस्थाओं को मजबूत भी करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए मजबूती के लिए जरूरी है कि एक तो विजन होना चाहिए और विजन को सपोर्ट करने के लिए हमारा कमिटमेंट होना चाहिए गवर्नेंस का। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 स्टेप्स बताए, PM 10 पॉइंट एजेंडा फॉर DRR, एक कॉम्प्रिहेंसिव कि किस तरह से हम आपदा प्रबंधन के लिए अपने देश में जा सकते। और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन एक बजटीय तौर पे, जो वित्तीय तौर पे जो भी आपके विजन है उसको सपोर्ट मिला।
तो कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो जब साथ में आपके बजट है तभी आप कार्य कर सकते हैं। तो इसका बड़ा प्रावधान हुआ। उसके पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो केवल रिलीफ बेस्ड व्यवस्था थी, और रिलीफ में भी प्रीडोमिनेंटली हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों के बनाए हुए रिलीफ कोड चलते थे, और वही रिलीफ कोड हमारा बहुत दिन तक चलता रहा। एक सिविल डिफेंस सिस्टम की बात होती है जी। कि सिविल डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि आपदा से पूर्व और आपदा आने के बाद दोनों रोल महत्वपूर्ण होता है। आपदा आने के बाद रिहेबिलिटेशन होता है, लोगों को मदद पहुंचानी होती है। आपदा पूर्व जो है उसमें सावधानी होती है, सुरक्षा होती है। ये सिविल डिफेंस सिस्टम क्या है? और जैसे कि आपकी संस्था जो है वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पे काम करती है, तो ये क्या है, किस तरह से सिविल डिफेंस को मजबूत किया जाता है एकदम समाज के निचले स्तर तक के लोगों के? बड़ा अच्छा सवाल। जैसे सिविल डिफेंस का जो निर्माण हुआ हमारा, वो जिनीवा कन्वेंशन के तहत हुआ कि अगर जो वॉर ऐसी स्थिति बनती, जो युद्ध की स्थिति बनती है, तो सिविल डिफेंस हमारा किस तरह से काम करेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो हमारे देश में वैसे जिले को चिन्हित किया गया जो इस तरह की जो परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। जैसे उस पे युद्ध की स्थिति बनेगी तो पहले प्रभावित हो सकता है। उसी तरह से बाद में ये भी निर्णय लिया गया कि युद्ध के साथ साथ हम वैसे भी जिलों का आइडेंटिफिकेशन करें जो आपदाओं में भी बहुत ग्रसित हो सकता है। तो दोनों को मिला के और सिविल डिफेंस को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप जो जिनीवा कन्वेंशन में है और उसमें जो दिया हुआ, क्योंकि एक एम्पावर्ड बॉडी है ये, और इसमें किस तरह से लोगों को आप प्रशिक्षित कर सकते हैं और वो ताकत दे सकते हैं। अगर ज्ञान है और उसका कौशल है, दोनों आपने दे दिया कि युद्ध की स्थिति में कैसे कैसे आपको करना है, तो उसके लिए सिविल डिफेंस जो एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वॉलंटियर जुड़ते हैं इसमें, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो राष्ट्र के कार्य में लग जाते हैं लोगों के बचाने में। तो जो हमारी जो संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, अभी हम लोगों ने सिविल डिफेंस के साथ एक MOU भी किया है कि हमारे देश में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की भी व्यवस्था है। और प्राइवेट सिक्योरिटी हमारे देश में करीब करीब लगभग 60 से 70 लाख लोग काम कर रहे हैं, जबकि स्टेट पुलिस जो हमारी है, सरकार की जो पुलिस है, वो करीब करीब 30 लाख के बराबर। तो एक डबल से भी ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये क्यों नहीं इसमें एक ऐसा जुड़ाव हो कि इनको भी ये जिम्मेदारी दी जाए और साथ मिलकर सिविल डिफेंस के साथ एक राष्ट्र के कार्य में लगे। और दोनों राष्ट्र का कार्य है, पहले भी सिक्योरिटी सेफ्टी देते हैं तो राष्ट्र के कार्य में, लेकिन अभी साझा कदम उठाकर SIS और हमारी जो संस्था दोनों मिलकर इस तरह से जा रहे कि किस तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी को भी ट्रेन किया जाए, क्योंकि ये वाइटल इंस्टॉलेशंस को देखते हैं, रेजिडेंशियल इलाकों में भी रहते हैं, अस्पतालों में भी इनकी ड्यूटी लगी रहती है। उस तरह का जो सिविल डिफेंस की जो चीजें हैं उनको भी बताया जाए ताकि प्राइवेट सिक्योरिटी से डिसेमिनेट हो, और वो जो वहां पे लगे हैं वो वहां के रिहायशी लोगों को, वहां पे कम्युनिटी को, वहां समाज को भी इसमें प्रशिक्षण प्रदान करें। तो उसमें एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। सिविल डिफेंस ने यहाँ शुरू किया, सिविल डिफेंस से हम लोगों ने लिया, हम लोगों से सिक्योरिटी एजेंसी ने ली, सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई। तो ये जो भारत का स्वरूप बन रहा है, ये हमारे फोर्स गांव-गांव तक रहेंगे। तो फोर्स का मतलब क्या है कि प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा जो आम जनता है वो भी जुड़ रही है, क्योंकि वॉलंटियर फोर्स है। हर व्यक्ति को इस मुहिम में जोड़ने का कार्यक्रम कर सकती है, उनको बता सकती है कि आप इसमें जुड़े और इसमें आगे बढ़े। तो 140 करोड़ का देश, और इसमें अगर हम 40 करोड़ सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं हो तो हमें प्रयास ज्यादा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से काफी प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और आपदाओं के दृष्टि से भी विशाल है कि आपदाएं जिस तरह से आती है, हर सीजन में अलग अलग आपदाएं आती है, उसके लिए लोगों में किस तरह की शिक्षा, समझ और सहयोग की भावना। यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों को, आपदा और इस तरह के युद्ध की स्थिति, दोनों के लिए तैयार होने की जरूरत है, और उसमें सिविल डिफेंस की बड़ी अहम भूमिका है। अब जैसे कि हमारा समय मानसून का आ रहा है, तो सबसे बड़ी आपदा बाढ़ की आएगी, जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में आएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जिसमें भूस्खलन होता है वहाँ पे, तो उसमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आपदा प्रबंधन किस तरह की नीति रखता है इस क्षेत्र में आम जन को बचाने के लिए? बहुत अहम प्रश्न आपने किया है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने अभी वर्तमान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट किया है, ताकि हमने 20 साल में देखा 2005 के बाद 25 में हमें क्या आवश्यक बदलाव लाने की जरूरत है एक्ट में, ताकि एक्ट बहुत इफेक्टिव हो सके ग्राउंड पे। तो उसमें एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने ये उठाया है और इसको लेके जाएंगे। और चूंकि आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्था बनी है, निरंतर व्यवस्था को सरकार मजबूत करते जा रही है। जो मैंने वित्तीय व्यवस्था की बात की और एक्ट के अमेंडमेंट की बात की, पॉलिसी की बात की, और 16 फाइनेंस कमीशन भी अभी डेलिब्रेशंस चल रहे हैं, उसमें है। मूल रूप से अगर आप देखें, जिस क्षेत्रों का आपने नाम लिया, वहां पे देखें कि व्यवस्था
को आपको देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से एक युद्ध का भी इम्पैक्ट हुआ है, जिसको आप टेररिस्ट और उधर से जो शेलिंग हुई, तो हमारा जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पे आपदाओं को थोड़ा मॉनिटर करने की आवश्यकता होगी। इस युद्ध और छोटे मोटे ट्रेमर्स आते हैं तो उसमें जो हमारी मिट्टी है, हमारे पहाड़ हैं, वो थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो जब बारिश बहुत तेज होगी तो हो सकता है लैंडस्लाइड की स्थिति बनेगी। तो ज्यादा स्थिति वहां पे लैंडस्लाइड की बन सकती जहां पे इस तरह के प्रहार हुए हैं। वहां पे लोकल जो सरकार है, वहां पे जो व्यवस्था है, वो उसको मॉनिटर करने की जरूरत। दूसरी तरफ जो हमारे उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्र हैं जो थोड़ा बॉर्डर से अलग हैं, उनकी व्यवस्था अलग होगी, क्योंकि हमने देखा हिमाचल में भी भूस्खलन और बाढ़ बहुत आई। साथ साथ हमारे उत्तराखंड के से जमीन धस रहा है तो उसमें अलग बात आई। कुछ टनल के रिलेटेड ऑपरेशंस हुए। कई तरह की हर जगह की लोकल विषमताएं, लोकल आपदाओं के रूप में भी इमर्ज हुआ। तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है ना, कि आज अगर मानसून शुरू हो तो हमें पूरे मॉनिटर करते रहना चाहिए हर दिन पे, डेली बेसिस पे, कि हमारी वो व्यवस्था कायम होनी चाहिए कि आपदाओं का मॉनिटर, एक कारण से आपदाएं नहीं आती हैं, जैसे बहुत बारिश हो गई, विषम जो कहते हैं ना, विषम परिस्थिति, अतिवृष्टि हो गई और उसके कारण लैंडस्लाइड हो गई, तो ये एक कारण हो सकता। लेकिन दूसरा कारण है, इसके पूर्व में अगर अर्थक्वेक वहां छोटे छोटे आए हैं तो वो हमें फ्रेजाइल कर दिया लैंड को, वो भी देखने की आवश्यकता। तो कई 3-4 इस तरह के कॉम्बिनेशंस को देख के हमें मॉडलिंग करनी पड़ती कि कहाँ ज्यादा हो, तो ये मॉनिटर करने की आवश्यकता। जो हमारी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस है, ये बड़े प्रबल और बहुत प्रबुद्ध लोग वहाँ काम कर रहे हैं। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि वो निश्चित रूप से उसको देख भी रहे होंगे। हमारे जैसे NRSA है, इसरो है, हमारे और भी जो CBRI है, बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट, और सरकार उनसे रेगुलर बेसिस पे इनपुट भी लेती है। एक तो सावधानियां जो व्यवस्था के तौर पे है उनको ये लेने के, लेकिन इस व्यवस्था के बारे में क्या चेंजेस हो रहा है आम जनता को बताने की जरूरत है, और आम जनता को समय रहते बताने की जरूरत है। कभी कभी व्यक्ति भी होता है, हम लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, यार कुछ आया नहीं तो मैं क्या करूं, है ना। ऐसे ही ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। इसमें अगर आप टाइम देंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आप बच सकते हैं, आप बचा सकते हैं, लोग परिवार इकट्ठित रह सकते हैं और आप इसमें सुखी रह सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि साइक्लोन के समय में पूर्वानुमान आ जाने से, सटीक IMD द्वारा दिए जाने से जान माल की काफी रक्षा हो रही है और लॉस कम हो रहे हैं। ऐसे ही जैसा कि आपने बताया कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ भी, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ भी आकलन करते रहने की जरूरत है समय समय पे, और इसकी जानकारी जो भी खतरे हैं वो आम जन को, वहाँ के लोगों को दिए जाने की जरूरत है। प्रोफेसर संतोष कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया है कि इस साल मानसून केरल में 27 मई तक पहुंच जाएगा, जबकि आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून को आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इससे किसानों को फायदा होगा और कृषि चक्र गतिमान होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी समय से पहले मानसून आने की संभावना है। मौसम में बदलाव से गर्मी में भी राहत मिलेगी। खतरे में पड़ी प्रजातियों का प्रभावी संरक्षण, उनकी मौजूदगी और जनसंख्या की स्थिति सटीक वैज्ञानिक आकलन पर निर्भर करती है। एक नए अध्ययन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और भारतीय वन्य जीव संस्थान के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत में ट्रांस हिमालयी लद्दाख में दोहरे नमूने के दृष्टिकोण का उपयोग करके हिम तेंदुओं और उनके शिकार की आबादी और उपस्थिति वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन किया। रहस्यमयी बड़े मांसाहारियों में हिम तेंदुआ दक्षिण और मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रमुख प्रजाति है, जो 12 देशों में फैला हुआ है। हिम तेंदुए अपने मायावी और कुछ अजीब व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जिससे जनसंख्या निगरानी और संरक्षण के लिए एक परिदृश्य दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों ने भारत के लद्दाख क्षेत्र में 59,000 वर्ग किलोमीटर के परिदृश्य में हिम तेंदुओं की आबादी और क्षेत्र का आकलन किया। सबसे पहले उन्होंने हिम तेंदुओं के पैरों के निशान, मल और खरोच के निशान जैसे सबूतों के लिए क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया। उन्होंने हिम तेंदुओं वाले क्षेत्रों में 8,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए 956 कैमरा ट्रैप लगाए, ताकि वे पूरे क्षेत्र में उनकी आबादी का सटीक अनुमान लगा सकें। उन्होंने माथे पर निशानों के विशिष्ट पैटर्न के आधार पर खास हिम तेंदुओं की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके तस्वीरों का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, जो भारत में हिम तेंदुओं की कुल आबादी का 68% है।
इसरो 18 मई 2025 को सुबह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C61 EOS-09 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये इसरो का 101वां लॉन्च होगा। EOS-09 की लॉन्चिंग भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी। ये मिशन EOS-09 RISAT-1B उपग्रह को ले जा रहा है, जो एक उन्नत रडार इमेजिंग उपग्रह है। ये उपग्रह 1710 किलोग्राम वजन का है। सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो दिन रात किसी भी मौसम में हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। EOS-09 का मुख्य उद्देश्य कृषि, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मदद करना है। इस उपग्रह की तैनाती को त्वरित किया गया है ताकि संवेदनशील सीमाओं और तटीय क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई जा सके। हिंदुकुश हिमालय HKH क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है। यहाँ के ग्लेशियर और बर्फ नदियों को पानी देते हैं, जो करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान और बदलता वर्षा पैटर्न इस क्षेत्र की जल प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में ये समझने की कोशिश की है कि जलवायु परिवर्तन का गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में पानी के प्रवाह और जल संतुलन पर क्या असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण 21वीं सदी के अंत तक तापमान और वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्य रूप से बारिश के कारण गंगा नदी का कुल प्रवाह 50% बढ़ सकता है। बर्फ का पिघलना 2090 तक 57% कम होगा, लेकिन बारिश और ग्लेशियर पिघलने से पानी की आपूर्ति बनी रहेगी। इसी के साथ धरती आकाश कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।